पिछले क्लास में आप संगम काल के 3 प्रमुख राज्यों चोल, चेर एवं पांड्य के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संगम युगीन प्रशासन के विषय में। संगम युगीन प्रशासन के बारे में बात करने के साथ साथ हम जानेंगे कि संगम काल में लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन किस तरीके का हुआ करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संगम युगीन प्रशासन से। अगर इसके बारे में बात करें तो संगम काल में राजतंत्र की कौन सी प्रणाली प्रचलित हुआ करती थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो संगम काल में राजतंत्र की वंशानुगत प्रणाली का प्रचलन था, अर्थात राजा होता था और राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनाया जाता था। ये वंशानुगत सिस्टम यहाँ पर जो है प्रचलित था। तो संगम युगीन प्रशासन में कौन सा राजतंत्र प्रचलित था? वंशानुगत राजतंत्र। इसके साथ साथ संगम काल में जो राजा हुआ करते थे वो विभिन्न प्रकार की उपाधियों को धारण करते थे, जिनमें से कुछ उपाधियां हैं को, मन्नम, वेंदन और कार्वेट। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है इनकी उपाधियों से संबंधित कि ऐसी कौन सी उपाधि थी संगम काल में राजाओं की, ऐसी कौन सी उपाधि थी जिसे राजाओं के साथ साथ देवता भी ग्रहण करते थे, यानी वह उपाधि राजा और देवता दोनों को दी जाती थी। तो वो उपाधि थी को। ये जो को उपाधि थी ये राजा और देवता दोनों को ही दी जाती थी। इसके साथ साथ संगम काल में राजा का जन्म दिवस भी मनाया जाता था। राजा का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और इस दिन को संगम काल के लोग क्या मानते थे? महान दिवस। इसको महान दिवस कहते थे। वहीं तमिल साहित्य की बारे में बात करें या तमिल ग्रंथों में बात करें तो इस दिन को पेरुनल कहा गया है, यानी पेरुनल का शाब्दिक अर्थ होता है महान दिवस। पेरुनल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान दिवस। और इस दिवस को संगम काल के लोग राजा के जन्म दिवस के रूप में मनाते थे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि राजा के जन्म दिवस को क्या कहा जाता था संगम काल में? तो उसे पेरुनल कहा जाता था। अब जैसे मैंने बात की थी वंशानुगत सिस्टम के बारे में, तो राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था। उसे क्या कहते थे? युवराज कहते थे। तो युवराज के लिए एक अलग नाम देखने को मिलता है तमिल साहित्य में। युवराज को कोमहन कहा जाता था। युवराज को क्या कहा जाता था? कोमहन कहा जाता था। और इसके साथ साथ राजा के जो अन्य पुत्र होते थे, युवराज को छोड़ करके जो अन्य पुत्र होते थे उन्हें इलैगो कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया है? इलैगो। राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र जो युवराज होता था, जिसे राजा के बाद में राजा बनना होता था, वो क्या कहलाता था? कोमहन। और उसके जो अन्य पुत्र थे वो क्या कहलाते थे? इलैगो। ठीक है। इनकी शब्दावली से संबंधित भी अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। थोड़े से टफ वर्ड हैं तमिल साहित्य के, लेकिन इन्हें याद करना बेहद आवश्यक है। वहीं अब बात करते हैं जो राजा की सभा हुआ करती थी। राजा की जो सभा होती थी उसे मनरम कहा जाता था। राजा की सभा को क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो राजा की सभा होती थी वही सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करती थी। यानी न्याय प्रशासन में वैसे आप आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर मनरम किसे कहा जाता था? राजा की सभा को कहा जाता था। और यही मनरम जो थी ये सर्वोच्च न्यायालय का कार्य भी करती थी। यानी जितने भी मुकदमे आते थे, जितने भी वाद होते थे, या जितना भी कोई डिस्प्यूट होता था किसी भी चीज़ पर, वो सभी इसी में निपटाए जाते थे। ठीक है, मनरम में। वहीं तमिल साहित्य में इस मनरम का एक अन्य अर्थ भी देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर नगरों को भी मनरम कहा गया है। नगरों को भी क्या कहा गया है? मनरम कहा गया है। वहीं राजा की सभा का एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है, पोड्याल। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि राजा की सभा को 2 नामों से जाना जाता था, एक था मनरम और एक था पोड्याल। और राजा की सभा ही सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करती थी। इसके साथ साथ मनरम को नगर की संज्ञा भी दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। राजा पर 5 परिषदों का नियंत्रण हुआ करता था। वैदिक काल में आपने पढ़ा था राजा पर किसका कंट्रोल होता था? सभा एवं समिति का। लेकिन धीरे धीरे जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ गए थे तो वहां पर सभा एवं समिति का जो कंट्रोल था राजा के ऊपर से वो समाप्त होता चला जाता है। वहीं अगर हम संगम युगीन प्रशासन के बारे में बात करें तो राजा पर 5 परिषदों का जो है नियंत्रण होता था। वो 5 परिषद कौन कौन सी थी? मंत्री, पुरोहित, सेनापति, इत और गुप्तचर। ठीक है, ये 5 परिषद थी। ये 5 परिषद ही मिलकर के राजा पर क्या करती थी? कंट्रोल करती थी। वहीं मंत्री को तमिल साहित्य में अमेचार के नाम से भी देखने को मिलता है। मंत्री को अमेचार भी कहा जाता है। वहीं कभी कभी ये प्रश्न पूछ ले जाता है कि संगम काल में गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता था? जो लोग गुप्तचरी का कार्य करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था?
उर्रार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुप्तचरों को संगम काल में किस नाम से जाना जाता था? उर्रार के नाम से जाना जाता था। ये तो हो गया संगम युगीन प्रशासन। अब प्रशासन को अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, जिससे कि इस प्रशासन के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो संगम युगीन प्रशासन को किन भागों में बांटते हैं हम? नगर प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन और सैन्य प्रशासन। इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम संगम युगीन प्रशासन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नगर प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण राज्य जो होता था, जिसका शासक राजा होता था, राजा का जो संपूर्ण राज्य होता था, उसे मंडलम कहा जाता था। जैसे आपने नाम सुना होगा चोल मंडलम। ठीक है, तो जो राजा का पूरा जो एम्पायर होता था उसको क्या कहा जाता था? मंडलम। अब मंडलम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहता था। मंडलम को बांटा जाता था नाडु में, नाडु विभक्त रहता था उर में, और क्या होते थे? नगर। ठीक है, ये बड़े नगर होते थे, ये संपूर्ण राज्य होता था। तो मंडलम को बांट दिया नाडु में, नाडु को बांटा उर में, और उर को ही क्या कहा जाता था? नगर। उसके बाद में नगरों को भी बांटा जाता था। नगरों को काय में बांटा जाता था? ग्रामों में। तो यहाँ पर 2 तरह के ग्रामों का उल्लेख देखने को मिलता है। उर को 2 भागों में बांटा जाता था, एक था पेरूर और एक था शिरूर। पेरूर के अंतर्गत बड़े ग्राम आते थे और शिरूर के अंतर्गत छोटे ग्राम आते थे। तो ये आपका नगर प्रशासन का पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा। एक बार फिर देखते हैं, पूरा का पूरा राज्य मंडलम। मंडलम को बांटा जाता था नाडु में, नाडु को उर में और उर को ग्राम में। ग्राम के अंतर्गत 2 श्रेणियां होती थी, एक होती थी बड़े ग्राम, एक होती थी छोटे ग्राम। बड़े ग्रामों को पेरूर कहा जाता था और छोटे ग्रामों को शिरूर कहा जाता था। ये नगर प्रशासन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में जैसे जो संपूर्ण राज्य होता था, राजा का जो संपूर्ण राज्य होता था, उसके जो पड़ोसी क्षेत्र हुआ करते थे, राजा के क्षेत्र से सटे हुए जो क्षेत्र होते थे, उन्हें पक्कम कहा जाता था। ठीक है, पड़ोसी क्षेत्रों को पक्कम कहा जाता था। वहीं अगर जो मुख्य मार्ग यानी जो मेन रोड होता था, किसी भी राज्य का सबसे एक मेन रोड, मेन हाईवे जो होता था, उसको क्या कहते थे? सलाई। ठीक है, अब नगर के अंदर जो छोटे छोटे मार्ग बने होते थे, ठीक है, सेकेंडरी जो मार्ग बने होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तेरू। ठीक है, आपने देखा मंडलम को नाडु में, नाडु को उर में और ग्रामों में बटे हुए थे, और पड़ोसी क्षेत्रों को पक्कम कहा जाता था। जो मेन रोड होता था, जो प्राइमरी रोड होता था पूरा, उसको क्या कहा जाता था? पक्कम। इसके साथ साथ नगर के अंदर जो छोटे छोटे सेकेंडरी मार्ग होते थे, उनको क्या कहा जाता था? सलाई। ठीक है, और सलाई कहा जाता था पूरे जो है, सलाई कहा जाता था जो मुख्य मार्ग होता था, रोड होता था मुख्य, और जो सेकेंडरी मार्ग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तेरू। ठीक है, जो नगर की सामान्य गलियों के रूप में जाने जा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्व प्रशासन के बारे में। संगम काल में राजस्व की सबसे प्रमुख इकाई जो थी वो थी भूमि कर। भूमि कर ये संगम काल के राजस्व प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन हुआ करता था, और इसे तमिल साहित्य में कुडमई या इरय कहा गया है। ठीक है, कुडमई या इरय किसे कहा गया है? भूमि कर को। और भूमि कर ही संगम युगीन काल का क्या था? सबसे प्रमुख राजस्व का साधन था। भूमाप की इकाइयां भी प्रचलित थीं। जमीन को मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता था उनमें थी माँ एवं बेली। ठीक है, माँ एवं बेली ये भूमाप की इकाइयां हुआ करती थीं। इसके साथ साथ रोड टैक्स का भी प्रचलन था। सीमा शुल्क, यानी आज कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था, उस पर टैक्स लगाया जाता था, जिसे सीमा शुल्क कहते थे। इसके साथ साथ पथकर का भी प्रचलन था, रोड टैक्स का भी प्रचलन था। ठीक है, तो पथकर या सीमा शुल्क, इन दोनों को उल्गू या शुंगम कहा जाता था। उल्गू या शुंगम किसे कहा जाता था? पथकर या सीमा शुल्क को। ठीक है, और वहीं एक ऐसा कर, एक ऐसा टैक्स जो जबरदस्ती प्राप्त किया जाता था, बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। तो कर और उपहार दोनों के अर्थ में ही जबरदस्ती प्राप्त किया गया कर और जबरदस्ती प्राप्त किया गया उपहार, इन दोनों के संदर्भ में ही इरादू शब्द देखने को मिलता है। यानी बलपूर्वक जो टैक्स प्राप्त किया जाता था उसे क्या बोलते थे? इरादू बोलते थे। वहीं इस टैक्स को जो वसूल करता था, टैक्स के संदर्भ में हम कह सकते हैं, चाहे वो इरादू हो, चाहे वो पथकर या सीमा शुल्क हो, चाहे वह कुडमई या इरय हो, इन सभी टैक्सों को जो वसूलता था, जो मुख्य अधिकारी होता था, कर वसूलने वाला अधिकारी, उसका क्या कहा जाता था? वरियार कहा जाता था। ठीक है, वरियार कौन होता था? संगम युगीन प्रशासन में जो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। वहीं भूराजस्व की जो इकाई थी, भूराजस्व की इकाई थी, वो क्या थी? उपज का 1/6 हिस्सा। यानी जो भी उत्पादन होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, उसका 1/6 हिस्सा जो है भूराजस्व के रूप में राजा को दिया जाना होता था।
ठीक है, तो ये उसका राजस्व प्रशासन। अब बात करते हैं न्याय प्रशासन के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था? राजा होता था। यहाँ पर धीरे धीरे जैसे आप इससे पहले जाएंगे वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, ठीक है, उसकी सभा एवं समिति का नियंत्रण होता था। वहीं न्यायिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो वैदिक काल में हमने क्या देखा था कि जो राजा होता था वो न्याय करने में किसकी सहायता लेता था? पुरोहितों की, ठीक है, पुरोहितों की सहायता से राजा न्याय करता था। लेकिन धीरे धीरे हम जब उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है ख़त्म होती चली जाती हैं और उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा कि राजा स्वतंत्र हो जाता है, वह पुरोहितों की सहायता से न्याय नहीं करता है, वह न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बन जाता है। और तब से लेके फिर आगे तक क्या होता है, हम यहाँ आ जाते हैं संगम काल में, और संगम काल में हमने क्या देखा कि राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बन चुका था। तो न्याय प्रशासन में राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी बन गया था। इसके साथ साथ राजा को जो न्यायालय होता था, मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, राजा की सभा ही राजा का न्यायालय होती थी, जिसे मनरम कहा जाता था। तो मनरम क्या हो गया? मनरम राजा का न्यायालय हो गया। यहाँ पर दंड विधानों के बारे में बात करें तो दंड के जो तरीके थे वे अत्यंत कठोर थे। अगर किसी आदमी ने सपोज कीजिए कि चोरी कर ली तो उनके दोनों हाथों को कटवा दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया या किसी व्यक्ति ने झूठ बोलकर कोई कार्य किया या किसी को छल किया, कपट किया किसी के साथ झूठ बोलने के साथ साथ, तो उसकी जीभ भी काट ली जाती थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि संगम युगीन प्रशासन में जो न्याय का विधान था, दंड का विधान था, वो बेहद कठोर जहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके सैन्य प्रशासन के बारे में। सैन्य प्रशासन के बारे में बात करें तो जो सेना होती थी राजा की, उसे चतुरंगिणी सेना कहा जाता था। राजा की सेना को चतुरंगिणी सेना कहा जाता था। चतुरंगिणी इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें 4 तरह के जो है सेक्शन होते थे, 4 तरीके के इसमें सेक्शन होते थे। पैदल सेना, हस्ती सेना यानी हाथी की सेना, अश्व यानी घोड़े जो घुड़सवार होते थे वो, और इसके साथ साथ रथ। चतुरंगिणी सेना के 4 भाग होते थे। चतुरंगिणी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, चतुरंगिणी सेना, इसके 4 सेक्शन हुआ करते थे। पैदल सैनिक, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक, इसके साथ साथ रथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे प्रमुख बात यह है कि रथों में घोड़ों का यूज नहीं किया जाता था। रथों में घोड़ों का यूज नहीं किया जाता था। रथों में बैलों को जो है जोता जाता था। रथों में बैलों का यूज होता था। जो सेना का प्रमुख सेनापति होता था, सेना का प्रमुख सेनापति होता था, उसे एनआरडी कहा जाता था। एनआरडी क्या है? सेना का प्रमुख सेनापति। अब जैसे कोई युद्ध हुआ और युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे भी जाते थे, तो जो सैनिक युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो उनकी मेमोरी में एक स्तंभ का निर्माण कराया जाता था संगम युगीन काल में, कि जो भी सैनिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे उनकी मेमोरी में एक स्तंभ का निर्माण किया जाता था। यानी ये जो स्तंभ बनवाया जाता था उनकी वीरता के सम्मान के रूप में उनकी याद में एक स्तंभ बनवाया जाता था, और इस स्तंभ को संगम काल में वीरगल या वीरक्कल कहा जाता था। वीरगल या वीरक्कल क्या था? एक ऐसा स्तंभ था जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की मेमोरी में बनवाया जाता था। सैन्य प्रशासन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो चतुरंगिणी सेना के बारे में आपने पढ़ा, इसके साथ साथ इस सेना का जो सबसे प्रमुख हिस्सा हुआ करता था वो थी मरवा जनजाति। एक जनजाति थी जिसका नाम था मरवा। ये जनजाति अपने लड़ाकू प्रवृत्ति के लिए, अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, इसीलिए सेना में इसका एक विशिष्ट स्थान हुआ करता था, ठीक है। संगम काल में सेना का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करती थी। ऐसी कौन सी जनजाति थी जो संगम काल में सेना का प्रमुख हिस्सा हुआ करती थी? सेना की प्रमुख ताकत या शक्ति के रूप में जाना जाता था इसे, वो थी मरवा जनजाति, ठीक है। इसके बाद में सैन्य प्रशासन में यहाँ पर जो है संगम काल में नौसेना का उल्लेख भी देखने को आपको मिलता है। नौसेना का उल्लेख भी संगम काल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका संगम युगीन जो था पूरा संगम युगीन प्रशासन। अब इसके बाद में बात करते हैं संगम काल के सामाजिक जीवन के विषय में। सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक जीवन में जो वर्ण व्यवस्था थी वह यहाँ पर प्रचलित नहीं थी, बल्कि समाज जो था अन्य 4 वर्गों में विभाजित था। समाज को अन्य 4 वर्गों में बांटा गया था। वो 4 वर्ग कौन कौन से थे? शुड्डम, अरसर, बेनीगर और वेल्लाल।
शुड्डुम कौन सा वर्ग था? जो ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग हुआ करते थे, इनका स्थान सर्वोच्च माना जाता था, इन्हें शुड्डम कहा जाता था। ठीक है। दूसरा वर्ग जो था वो संबंधित था शासक और योद्धा वर्ग से। जो सैनिक वर्ग हुआ करता था, योद्धा या शासक वर्ग हुआ करता था, वो दूसरे स्थान पर था और इसे क्या कहा जाता था? अरसर कहा जाता था। ठीक है। वहीं तीसरे वर्ग में आता है व्यापारी वर्ग और इसे बैनिगर कहा जाता था। चौथे वर्ग में किसान होते थे, इन्हें वेल्लाल कहा जाता था। किसानों को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता था। एक होते थे वेल्लालर और एक होते थे कडेसियर। वेल्लालर वे किसान होते थे जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कैसे होते थे? संपन्न होते थे, उन्हें वेल्लालर कहा जाता था। इनके पास भूमि की मात्रा जो है अधिक हुआ करती थी, कृषि कार्य बड़े पैमाने पर ये लोग करते थे, ये संपन्न होते थे और इन्हें वेल्लालर कहा जाता था। जबकि कृषक वर्ग का जो दूसरा वर्ग है कडेसियर, ये मजदूरों के रूप में था। ऐसे कृषक थे जो वेल्लालर किसान जो थे, इनके यहाँ पर ये मजदूरी किया करते थे, इन्हें कृषक मजदूर के रूप में देखा जा सकता है। तो वेल्लाल जो अंतिम वर्ग था, किसान वर्ग, ये जो है दो भागों में बटा हुआ था, वेल्लालर और कडेसियर। वेल्लालर संपन्न किसान होते थे, कडेसियर कृषक मजदूर हुआ करते थे। वहीं वेल्लालरों के बारे में अगर बात करें तो इनकी स्थिति भी समाज में ठीक ठाक थी। इनका जो विवाह संस्कार होता था वो शासक या योद्धा वर्ग में होता था, यानी ठीक है, वेल्लालर जो किसान होते थे इनका विवाह वगैरह जो होता था वो शासक या योद्धा वर्ग के साथ किया जाता था। वहीं इस काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है वो ये है कि इस पूरे काल में, संगम काल में, दास प्रथा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। दास प्रथा का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ समाज में विधवा विवाह, पुनर्विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाओं का जो है प्रचलन देखने को मिलता है। वहीं समाज में विधवाओं की स्थिति की बात करें तो विधवाओं की स्थिति, हालांकि विधवा विवाह दिया गया है, विधवा विवाह एक मतलब ये इसको हम गलत श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। विधवा विवाह एक अच्छी चीज़ है क्योंकि कोई भी स्त्री का पति मर जाता है, उसके बाद में उसका जीवन जो है संचालित करना उसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है, उसके लिए यहाँ पर विधवा विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ विधवाओं की स्थिति जो थी वो दयनीय मानी गई है संगम काल में, क्योंकि जब कोई भी स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसे बड़ी यातनाओं का जो है सामना करना पड़ता था। उसके बाल मुड़वा दिए जाते थे, उसको मीटिंग्स में, सभाएँ जो होती थी, सार्वजनिक स्थान होते थे, वहाँ पर उसको पार्टिसिपेट करने से रोका जाता था। ठीक है। तो इनकी स्थिति जो थी बड़ी ही विचित्र थी। इन्हें आभूषण पहनने की अनुमति नहीं थी, बाल मुड़वा दिए जाते थे, सभाओं में भाग नहीं लेने दिया जाता था। बेशक इनका विधवा विवाह होता था, लेकिन विधवा होने के उपरांत इन्हें बड़ी यातनाएं देखनी पड़ती थीं। वहीं समाज में जो लोग थे उनके खान पान के बारे में बात करें तो शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रचलन यहाँ पर देखने को मिलता है। संगम काल के लोग शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का उपयोग करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर मदिरा का सेवन भी देखने को मिलता है। ठीक है, मदिरा या ताड़ी जिसे कहते हैं हम, ये भी यहाँ के लोग जो है अपने आहार में प्रयुक्त करते थे। जिस प्रकार से आज के समय में सामूहिक रूप से भोज का आयोजन किया जाता है हमारे समाज में, उसी तरीके से संगम काल में भी प्रीति भोज का आयोजन किया जाता था। जब भी कोई भी विशेष अवसर होता था, शादी विवाह होते थे या कोई भी समारोह होता था, उस समय पर सभी लोगों को सम्मिलित रूप से भोजन कराया जाता था, जिसे प्रीति भोज कहा जाता था। उसके साथ साथ समाज में अंधविश्वास भी काफ़ी प्रचलित थे। टोने टोटके, जादू करना, ठीक है, ताबीज़ धारण करना, पीपल के वृक्ष में देवताओं का निवास मानना, ठीक है, जो आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रचलित हैं। आज भी हमारे समाज में, हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है। उसे ये अंधविश्वास जो थे उस समय भी प्रचलित थे। यहाँ पे भी मानते थे कि पीपल के पेड़ में जो है पीपल के पेड़ में जो है देवताओं का निवास होता है। इसके साथ साथ जब चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण होते थे, उन्हें ये लोग किस तरीके से मानते थे कि सूर्य ने चंद्रमा को निगल लिया या चंद्रमा ने सूर्य को निगल लिया। ऐसे अंधविश्वास इस समाज में देखने को मिलते हैं। सामाजिक विषमताएं भी यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो समाज के वर्ग थे, एक धनी वर्ग था, एक मध्यम वर्ग, एक जो निर्धन वर्ग। तो ये क्या करते थे कि जो धनी वर्ग होता था वो पक्के मकानों में रहते थे। हालांकि ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये भी एक तरह से ग्रामीण सभ्यता के आंशिक, ऐसा हम बोल सकते हैं कि आंशिक रूप से ग्रामीण और आंशिक रूप से ये नगरीय सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर क्या था, समाज में विषमताएं थीं। जो धनी लोग होते थे वो पक्की ईंट के मकानों में रहते थे, ईंट से बने हुए मकानों में रहते थे। वहीं जो गरीब लोग होते थे, निर्धन लोग होते थे, वो झुग्गी झोंपड़ी या वैसे ही मतलब
लकड़ी वगैरह के जो मकान बनाए जाते थे, फूस के, घास के मकान बनाए जाते थे, कच्ची मिट्टी से जो मकान बनाए जाते थे, ऐसे मकानों में यहाँ पर इनका निवास देखने को मिलता है। तो यानी सामाजिक विषमताएं भी देखने को मिलती हैं। आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत की जो भूमि थी काफ़ी उपजाऊ थी। आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ कृषि का कार्य बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। कृषि के कार्य में जो मुख्यतः काम करती थी वो महिला होती थी, हालांकि पुरुष भी कार्य करते थे, लेकिन सर्वाधिक संख्या जो है कृषि कार्य में जो लगी रहती थी, संलिप्त रहती थी, वो थी महिलाएं। कृषि का कार्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता था। पूरे संगम जो काल है, संगम क्षेत्र है पूरा, ठीक है, इसको 5 प्रमुख भूमियों के क्षेत्रों में बांटा जाता है। यहाँ की जो जमीन थी इसको 5 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मरुदम, दूसरा है कुरिंची, तीसरा है मुल्लई, चौथा है नेथल और पांचवा है पालई। मरुदम जो सर्वाधिक उपजाऊ हिस्सा था, भूमि का सर्वाधिक उपजाऊ हिस्सा था, उसे मरुदम कहा जाता था। कुरिंची किसे कहा जाता था? जहाँ पर ज्वार, धान, बांस और चीड़ की जो है खेती की जाती थी, इन फसलों को जहाँ पे उगाया जाता था, और सर्वाधिक व्यक्ति भी इसी कुरिंची भूभाग में निवास करते थे। तीसरा आता है मुल्लई। मुल्लई जो था यहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं थी, मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, एक समतल भूमि नहीं थी जहाँ पर के कृषि की जा सके, ये जो है, लेकिन यहाँ पर हरियाली जो है अत्यधिक मात्रा में रहती थी। तो इस जगह पर जो सर्वाधिक निवास करते थे वो वे लोग निवास करते थे जो पशुपालन का कार्य करते थे। मुल्लई क्षेत्र में पशुपालक अत्यधिक रूप में निवास करते थे। नेथल की बात करें तो जो समुद्र से सटा हुआ इलाका होता था, समुद्रवर्ती क्षेत्र होता था, उसे नेथल कहा जाता था, ठीक है। और जो सबसे लास्ट का और 5वां भाग है भूमि का, वो है रेगिस्तानी भाग। यहाँ पर जो है कृषि कार्य अत्यंत अल्प मात्रा में किया जाता था। हालांकि रेगिस्तान वहाँ पर पूरी तरह से ऐसा रेगिस्तान की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जैसे थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, इस तरीके के रेगिस्तान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो रेगिस्तान का अर्थ यहाँ पर यह है कि वहाँ का जो अत्यधिक भूभाग था वो अनुपजाऊ था। कृषि की मात्रा वहाँ बहुत कम देखने को मिलती है। तो ठीक है, ये पालई क्या होता था? रेगिस्तानी भाग होता था। उद्योग एवं व्यवसायों के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत में संगम काल में जो सबसे प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित था, और इसी संबंध में उरैयूर और मदुरा जो 2 स्थान ऐसे थे, ये वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। उरैयूर और मदुरा संगम काल में वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक प्रमुख केंद्र माने जाते थे। इसके साथ साथ कुछ अन्य उद्योगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, शराब बनाना, तेल निकालना एवं मसालों का उद्योग। इस तरीके के जो है उद्योगों के बारे में पता चलता है। तेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सर्वाधिक तेल निकाला जाता था वो अदरक और तिल से निकाला जाता था। तेल का जो उद्योग प्रचलित था वो अदरक और तिल से निकाला जाता था, ठीक है। गन्ने वगैरह से यहाँ पे शराब भी बनाई जाती थी, और यहाँ के लोग इसे सामाजिक अपने खान पान में भी इसको नियमित रूप से प्रयुक्त करते थे। संगम काल में व्यापार के बारे में बात करें तो आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार यहाँ पर देखने को मिलता है। आंतरिक व्यापार भी प्रचलित था, विदेशी व्यापार भी प्रचलित था। आंतरिक व्यापार जो था प्रमुखतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। आंतरिक व्यापार में मुद्राओं का प्रयोग बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, वहीं विदेशी व्यापार मुद्राओं के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन एक स्पष्ट और एक कंप्लीट जानकारी मुद्राओं के बारे में नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि खुदाई या उत्खनन के फलस्वरूप, पुरातात्विक साक्ष्यों के फलस्वरूप यहाँ से कुछ ऐसी मुद्राएं या सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो विदेशी व्यापार था पूरी तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित नहीं था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक इतिहासकार था प्लिनी, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। उसमें उन्होंने लिखा है कि उसका पूरा धन, उसके देश का पूरा धन विलासिता की सामग्री खरीदने में भारत को चला जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो विदेशी व्यापार था वो पूरी तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली पर डिपेंड नहीं था। आंतरिक और विदेशी व्यापार संगम काल की प्रमुख विशेषताओं के रूप में गिना जाता है। इसके साथ साथ यूरोपीय देशों के साथ भी संगम काल में उन्नत व्यापार देखने को मिलता है, और यूरोपीय देशों में भी सबसे ज़्यादा व्यापार जिस देश के साथ देखने को मिलता है वो है रोम, ठीक है। रोम के साथ जो है यहाँ पर बहुत उन्नत व्यवस्था में व्यापार देखने को मिलता है, और इसके बारे में प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भी उल्लेख किया है, ठीक है। रोम के साथ व्यापार की जानकारी
किस ग्रंथ से होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। रोम के साथ संगम काल के व्यापार की जानकारी किस चीज़ से पता चलती है, तो वो है प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका से। आंतरिक व्यापार पूरी तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इसके साथ साथ ये जो व्यापार करते थे, संगम युग के जो लोग थे, संगम काल के जो लोग थे जो व्यापार करते थे, वो भारत के लिए काफ़ी लाभान्वित होता था। ठीक है, तो जो व्यापार की कंडीशन थी वो ये थी कि भारत को उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता था। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्लिनी ने कहा है कि उसका अत्यधिक धन, उसके देश का रोम का अत्यधिक धन जो है वो कुछ सामग्रियों को खरीदने में भारत के लिए चला जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन में प्रमुख देवता जो है दक्षिण भारत के माने जाते हैं मुरुगन। इनका दूसरा नाम भी देखने को मिलता है सुब्रह्मण्यम। मुरुगन की तुलना उत्तर भारतीय देवता स्कंद कार्तिक से की जाती है। मुरुगन जो है दक्षिण भारत के प्रमुख देवता थे संगम काल में उस समय, और इनका दूसरा नाम सुब्रह्मण्यम। अगर इसकी तुलना के बारे में बात करें तो उत्तर भारत में कार्तिकेय नाम के जो देवता हैं उनसे इसका स्थापत्य माना जा सकता है, उनसे इनकी तुलना की जा सकती है। वहीं इस धार्मिक जीवन के बारे में बात करें, इंद्र का स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण था, और इंद्र के जो मंदिर बनाए जाते थे इंद्र के, उन्हें वजक्कोट्टम कहा जाता था। वजक्कोट्टम, इंद्र के मंदिर वजक्कोट्टम कहलाते थे। कृष्ण की उपासना करने के बारे में भी यहाँ से प्राप्त जानकारियाँ मिलती हैं। कृष्ण की उपासना भी यहाँ पे की जाती थी, लेकिन एक विशेष वर्ग ही कृष्ण की उपासना करता था। जो चरवाहे होते थे, पशुपालक जो होते थे, पशुपालक वर्ग जिन्हें हम चरवाहे कहते हैं, जो जानवरों को चराने जाते हैं, वही वर्ग कृष्ण की उपासना करता था। विष्णु के तमिल रूप के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त करती है कि विष्णु, जो कि हमारे उत्तर भारत में विष्णु प्रचलित हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भी विष्णु के एक रूप के बारे में जानकारी मिलती है जिन्हें कहा जाता था तिरुमल। ठीक है, तिरुमल, तिरुमल की पूजा होती थी। विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं तिरुमल, विष्णु का ही रूप है तिरुमल। तिरुमल की पूजा जो है दक्षिण भारत में प्रचलित थी, और तिरुमल के जो मंदिर होते थे उन्हें विन्नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विन्नगर कहा जाता था। संगम साहित्य के लोग कर्म, पुनर्जन्म एवं भाग्यवाद में विश्वास करते थे। वो मानते थे कि आत्मा, जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में उसका पुनर्जन्म होता है, दोबारा से वह जन्म लेता है। ठीक है, कर्म ही सर्वोपरि माना गया है, ऐसे सिद्धांतों में विश्वास करते थे। इसके साथ साथ वे भाग्य पर भी विश्वास करते थे, क्योंकि व्यक्ति को जितना जीवन में मिलता है वो उसके भाग्य के आधार पर मिलता है, यही भाग्यवाद है। और इस भाग्यवाद, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है संगम साहित्य। इसके साथ साथ धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो संगम साहित्य में कुछ प्रसार बौद्ध एवं जैन धर्म का भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका संगम साहित्य संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज जो है संगम काल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब नया टॉपिक चालू होगा आपका। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। और ये जो मैं आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे कि जितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, शायद मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही सबसे बेस्ट करा रहा हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना मटेरियल मैं आपको हिस्ट्री से संबंधित प्रदान कर रहा हूँ, ये जो है पेड क्लास में ही मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पेड क्लास नहीं है। आप आ सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पूरी वीडियोस एक क्रम के आधार पर पूरा बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से आपके लिए दे दी गई हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं कि इतना डिटेल में कोई भी फ्री में नहीं पढ़ा सकता है, ये सभी पेड क्लास में मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ। आप यहाँ से देखिए और मेरे साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।